ज्योतिष की दुनिया का एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। साढ़े साती। आम धारणा तो यही है कि ये 7.5 साल आपकी जिंदगी में उथल पुथल, परेशानियां और सिर्फ बर्बादी लेकर आते हैं। और ये डर इतना गहरा है कि लोग इसके शुरू होने से कई साल पहले से ही चिंता करने लगते हैं। इसे एक तरह से ज्योतिष का सबसे बड़ा विलन बना दिया गया है। बिल्कुल। पर क्या ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है? हमारे पास S.N. पांडे के कुछ नोट्स हैं जो वैदिक ज्योतिष और शास्त्रों की गहराई में जाकर इस विषय का विश्लेषण करते हैं। तो आज की इस चर्चा का मकसद इसी डर के पार जाकर इस ज्योतिषीय घटना को समझना है और हम उस सवाल का जवाब खोजेंगे जो इन नोट्स के शीर्षक में ही छिपा है। शनि की 7.5, ये वाकई बर्बादी है या फिर एक नए शुरुआत का मौका? ये सवाल ही अपने आप में बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें शनि के असली स्वरूप को समझने का मौका देता है। जैसा इन नोट्स में भी बताया गया है, शास्त्रों में शनि को कोई जालिम दंडाधिकारी नहीं, बल्कि एक सख्त न्यायाधीश और शिक्षक कहा गया है। एक ऐसा टीचर जो आपको जिंदगी के वो सबक सिखाता है जो कोई और नहीं सिखा सकता। ठीक है, तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। सबसे पहले उन लोगों के लिए जो शायद इससे ज्यादा वाकिफ न हो, ये 7.5 होती क्या है? ये 7.5 साल का गणित क्या है? इसका गणित बहुत सीधा है। शनि ग्रह, जिसे हम सैटर्न कहते हैं, बहुत धीमी गति से चलता है। उसे एक राशि से दूसरी राशि में जाने में लगभग 2.5 साल लग जाते हैं। 2.5 साल एक राशि में? अच्छा जी। ज्योतिष में आपकी जन्म राशि वो होती है जहां जन्म के समय चंद्रमा होता है। तो जब शनि आपकी चंद्र राशि से ठीक एक घर पहले, मतलब 12वें घर में आता है, तो 2.5 साल का पहला चरण शुरू होता है। ओके, तो ये पहला 2.5 साल का ब्लॉक हुआ। जी। फिर अगले 2.5 साल वो सीधे आपकी चंद्र राशि के ऊपर से गुजरता है। मतलब मन के ठीक ऊपर से? हाँ बिल्कुल, ये दूसरा चरण है। और आखिरी के 2.5 साल वो आपकी राशि से अगले घर यानी दूसरे घर में रहता है। ये तीसरा चरण है। तो 2.5, 2.5 और 2.5 कुल मिलाकर 7.5 साल। और इसी पूरी अवधि को 7.5 कहते हैं? बिल्कुल, यही है इसका पूरा गणित। तो ये तो हुआ खगोलीय गणित। ये तो बहुत सीधा साधा लगता है। पर सवाल यह है कि इसका मनोवैज्ञानिक असर इतना गहरा क्यों माना जाता है? मतलब बाकी ग्रह भी तो राशियों से गुजरते हैं। फिर शनि के इस सफर में ऐसा क्या खास है जो उसे इतना डरावना बना देता है? यहाँ पर एक बहुत ही आकर्षक बात है। ज्योतिष में चंद्रमा को मन का प्रतीक माना गया है। हमारा भावुक, संवेदनशील और कोमल हिस्सा, हमारी भावनाएं, हमारी माँ, हमारा सुकून, सब चंद्रमा से जुड़े हैं। अच्छा। और दूसरी तरफ है शनि, अनुशासन, कर्तव्य, कर्म, देरी, दुख और कठोर वास्तविकता के प्रतीक। शनि आपको सपनों की दुनिया से निकालकर जमीनी हकीकत दिखाते हैं। मतलब एक तरफ कोमल मन है और दूसरी तरफ एक सख्त रियलिटी चेक देने वाला ग्रह है। बिल्कुल। तो आप सोचिए, जब शनि जैसा ठंडा, अनुशासित और न्यायप्रिय ग्रह हमारे कोमल मन यानी चंद्रमा के इतने करीब से गुजरता है, तो एक टकराव होता है। भावनाओं और हकीकत के बीच का टकराव। हाँ, हमारा वो मानसिक कवच जो हमने झूठी तसल्लियों से बना रखा होता है, वो टूट जाता है। हमें जिंदगी की वो कड़वी सच्चाइयां देखनी पड़ती हैं जिनसे हम शायद सालों से बच रहे थे। 1 मिनट, तो आप कह रहे हैं कि ये जो विनाश वाली पूरी धारणा है जो हम सुनते आए हैं, वो असल में शास्त्रों से नहीं आती? ये तो बहुत बड़ी और उल्टी बात है। अगर शनि को विनाशक नहीं माना गया है, तो फिर असली ग्रंथ क्या कहते हैं? ये एक बहुत बड़ा भ्रम है जो समय के साथ फैला है। प्राचीन ग्रंथ जैसे फल दीपिका और बृहद पाराशर होरा शास्त्र में शनि को कर्मफलदाता कहा गया है। कर्म फलदाता मतलब कर्मों का फल देने वाला। इन ग्रंथों के अनुसार शनि का उद्देश्य किसी को बेवजह परेशान करना या नष्ट करना है ही नहीं। उनका काम तो आपको परिपक्व यानी मैच्योर बनाना है। एक सिद्धांत है, शनिवत न कश्चित, यानी शनि के जैसा कोई नहीं है जो जीवन के असली सबक सिखा सके। तो शास्त्र से एक घटना के तौर पर नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस के तौर पे देखते हैं। हाँ, ये कोई अचानक आई आपदा नहीं है। शास्त्र बताते हैं कि ये एक प्रक्रिया है जिसके 3 बहुत स्पष्ट चरण होते हैं। हर चरण का अपना एक मकसद है। ये दिलचस्प है। तो ये 3 चरण क्या हैं? क्या ये एक तरह का रोड मैप है कि इन 7.5 सालों में क्या हो सकता है? आप इसे एक आध्यात्मिक और कर्म आधारित रोडमैप कह सकते हैं। पहला चरण, जब शनि चंद्रमा से 12वें घर में होते हैं, तो इसे सिर पर प्रहार की तरह माना जाता है। सिर पर प्रहार? हाँ, 12वां घर खर्चों, हानि और एकांत का होता है। इस दौरान सेहत पर अचानक खर्च, पैसों का नुकसान और बेवजह का मानसिक तनाव महसूस होता है। ये असल में व्यक्ति के अहंकार यानी ईगो को तोड़ने की शुरुआत है।
उसे पहली बार अपनी सीमाओं का एहसास होता है कि सब कुछ उसके कंट्रोल में नहीं है। यानी ये एक झटका है, एक वेकअप कॉल जो आपको नींद से जगाने के लिए होता है। लेकिन जो दूसरा चरण है वो सबसे ज्यादा डरावना लगता है, जब शनि सीधे आपके मन यानी चंद्रमा पर ही आ जाते हैं। और इसे सबसे कठिन माना भी जाता है। ये दूसरा चरण होता है जब शनि सीधे चंद्रमा के ऊपर होते हैं। ये वो समय है जब आपकी पहचान, आपका स्वास्थ्य, आपका मान सम्मान और करियर सब कुछ कसौटी पर होता है। मतलब हर तरफ से परीक्षा। हर तरफ से। करीबी रिश्ते टूट सकते हैं, नौकरी जा सकती है, समाज में अपमान महसूस हो सकता है। इंसान को लगता है कि उसकी पूरी दुनिया बिखर रही है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि इसी चरण में शनि व्यक्ति को आग में तपाकर सोना बनाते हैं। सारी अशुद्धियां, सारा घमंड, सारी गलतफहमियां जलकर राख हो जाती हैं। ये तो सुनने में ही बहुत मुश्किल लग रहा है। तो फिर इस भट्टी में जलने के बाद क्या होता है? तीसरा चरण क्या राहत लेकर आता है? तीसरा चरण तब आता है जब शनि चंद्रमा से दूसरे घर में जाते हैं, जो धन और परिवार का घर है। अच्छा। इसे जाते हुए शनि का प्रभाव कहते हैं। हाँ। यहाँ तक आते आते व्यक्ति जीवन के कठोर सबक सीख चुका होता है। राइट। वो ज्यादा विनम्र और समझदार हो जाता है। इस चरण में आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगती है। बिखरे हुए रिश्ते या तो जुड़ जाते हैं या फिर उनकी जगह नए और सच्चे रिश्ते ले लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, व्यक्ति को जीवन जीने का एक नया नजरिया और एक नया, ज्यादा साफ रास्ता मिल चुका होता है। एक नई, ज्यादा मजबूत शुरुआत। तो अगर मैं इसे सही समझ रही हूँ तो शनि वो सब कुछ छीन लेते हैं जो खोखला है या हमारे लिए सही नहीं है। बिल्कुल। जैसे झूठे दोस्त, एक गलत नौकरी जिसमें हम सिर्फ अहंकार के लिए टिके थे, या कोई बुरी आदत। हाँ। और बदले में वो बेते हैं जिसके हम अपने कर्मों के हिसाब से वाकई हकदार हैं। ये तो एक तरह की जिंदगी की डीक्लटरिंग एक्सरसाइज हुई। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, डीक्लटरिंग। ये एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है जो जरूरी तो है पर आसान नहीं होती। सिद्धांतों को समझने के लिए एक ठोस उदाहरण बहुत मदद करता है। इन नोट्स में अमिताभ बच्चन का एक बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है जो इस बर्बादी से नई शुरुआत की यात्रा को साफ तौर पर दिखाता है। हाँ, ये एक बेहतरीन केस स्टडी है। अमिताभ बच्चन की चंद्र राशि तुला है। नोट्स के अनुसार 1990s के दशक के बीच में और आखिर में, लगभग 1995 से 2000 के आसपास, जब शनि का गोचर उनकी तुला राशि के गिर्द गिर्द था, तब उनकी साढ़ेसाती का सबसे भीषण दौर चल रहा था। वो दूसरा चरण? जी, ये वही दूसरा चरण था जिसकी हमने अभी बात की, जब शनि सीधे उनके चंद्रमा के ऊपर थे। मुझे याद है वो दौर। उनकी फिल्में नहीं चल रही थीं और उनकी कंपनी ABCL को लेकर बहुत बुरी खबरें आ रही थीं। उस समय असल में हो क्या रहा था? संकट बहुत बड़ा था। उनकी कंपनी ABCL बुरी तरह फेल हो गई थी। वो लगभग दिवालिया यानी बैंकरप्ट होने की कगार पर थे। बैंकरप्ट? हाँ। मृत्युदाता जैसी बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट रही थी। उन पर इतना भारी कर्ज हो गया था कि लेनदार उनके घर प्रतीक्षा तक पहुंचने लगे थे। मीडिया ने लिख दिया था कि उनका स्टारडम खत्म हो चुका है। बाप रे। ज्योतिष के नजरिए से देखें तो शनि ने उनके पुराने स्टारडम के अहंकार और गलत बिजनेस फैसलों की इमारत को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। ये तो वाकई बर्बादी का दौर लगता है। किसी के लिए भी ऐसी स्थिति से निकलना लगभग नामुमकिन होता है। तो फिर वो नई शुरुआत, वो टर्निंग पॉइंट कैसे आया? उनका कमबैक भी उतना ही नाटकीय था। जैसे ही उनकी साढ़ेसाती का अंतिम चरण शुरू हुआ और वो अनुशासन और विनम्रता का सबक सीख चुके थे, उन्हें साल 2000 में कौन बनेगा करोड़पति यानी KBC का ऑफर मिला। हाँ, KBC। आपको याद होगा, उस समय टीवी पर काम करना बड़े फिल्मी सितारों के लिए बहुत छोटी बात मानी जाती थी। कई लोगों ने उन्हें मना किया, लेकिन उन्होंने अपने अहंकार को परे रखकर इसे स्वीकार किया। और वो एक ऐतिहासिक फैसला साबित हुआ। उसने भारतीय टेलीविजन का चेहरा ही बदल दिया। बिल्कुल। और सिर्फ वही नहीं, उसी दौरान उन्होंने फिल्म मोहब्बतें के जरिए अपनी उम्र के हिसाब से किरदार निभाना शुरू किया। हाँ, वो टीचर वाला रोल। जी, ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। उन्होंने ये मान लिया कि वो अब एंग्री यंग मैन नहीं है। ये एक तरह से शनि के सबक को स्वीकार करना था। हकीकत को अपनाओ। इसके बाद उन्हें जो सफलता मिली, वो उनके पहले के स्टारडम से भी कहीं ज्यादा बड़ी और स्थायी साबित हुई। सही बात है। साढ़ेसाती ने उन्हें एंग्री यंग मैन की पुरानी छवि से निकालकर सदी का महानायक बना दिया। ये कमाल का उदाहरण है। शायद उस मुश्किल दौर के बिना वो खुद को कभी इस तरह दोबारा स्थापित ही नहीं कर पाते। वो शायद आज भी पुरानी छवि में ही फंसे रहते। हो सकता है। तो बच्चन के उदाहरण से ऐसा लगता है कि इस दौर ने न सिर्फ उनके जीवन से गलत चीजों को हटाया, बल्कि उन्हें अंदर से और भी ज्यादा मजबूत बनाया।
बिल्कुल। और यही इन नोट्स का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। ये सिर्फ सफाई नहीं है, ये आपको पहले से बेहतर बनाने की प्रक्रिया है। नोट्स में 4 प्रमुख कारण बताए गए हैं कि क्यों ये एक नई शुरुआत है। पहला है आत्ममंथन। आत्ममंथन। जी, जब बाहरी दुनिया में सब कुछ गलत हो रहा होता है तो इंसान अंदर झांकने पर मजबूर हो जाता है। वो अपनी कमियों, अपनी गलतियों को पहचानता है। और दूसरा कारण कर्मों से जुड़ा होगा, जैसा आपने पहले बताया। जी, दूसरा कारण है कर्मों का शुद्धिकरण। हमारे कई पुराने अटके हुए कर्म होते हैं जिनका हिसाब होना बाकी होता है। 7.5 उसी हिसाब किताब का समय है। एक बार जब वो हिसाब पूरा हो जाता है तो आगे का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाता है। आप एक नई स्लेट के साथ जिंदगी शुरू कर सकते हैं। और बच्चन के केस को देखें तो उनकी सहन शक्ति और मानसिक ताकत भी बहुत बढ़ गई होगी। और यही तीसरा कारण है, क्षमता का विस्तार। जो व्यक्ति 7.5 की भट्टी में तप कर निकलता है, उसकी मानसिक दृढ़ता और सहनशीलता आम लोगों से कई गुना ज्यादा हो जाती है। वो किसी भी चीज का सामना कर सकता है। हाँ, वो जीवन की किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहता है। और आखिरी, चौथा कारण है स्थायित्व। स्थायित्व, स्टेबिलिटी। जी, शनि द्वारा दी गई सफलता रातों रात नहीं मिलती। ये बहुत मेहनत, संघर्ष और आंसुओं के बाद मिलती है। लेकिन जो भी सफलता मिलती है वो बेहद ठोस और स्थायी होती है। वो हवा में नहीं उड़ जाती। वो जीवन भर साथ रहती है। हाँ, जैसा हमने अमिताभ बच्चन के केस में देखा। तो हम अपनी चर्चा के शुरुआती सवाल पे वापस आते हैं। बर्बादी या नई शुरुआत, इन सभी तथ्यों, शास्त्रों के तर्कों और इस जीवंत उदाहरण के बाद निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष बहुत साफ है, जैसा कि नोट्स में लिखा है। ये एक ऐसी नई शुरुआत है जो बर्बादी के मलबे पर खड़ी होकर ज्यादा मजबूत इमारत बनाती है। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। 7.5 से डरने की जरूरत नहीं है। इसे जीवन का मरम्मत काल यानी रेनोवेशन पीरियड समझना चाहिए। रेनोवेशन पीरियड। सोचिए, जब आप किसी पुराने घर को रेनोवेट करते हैं तो पहले पुरानी कमजोर दीवारों को तोड़ना पड़ता है। धूल मिट्टी होती है, शोर होता है, तकलीफ होती है। बिल्कुल। लेकिन ये सब इसलिए होता है ताकि एक नई, ज्यादा मजबूत और खूबसूरत इमारत बन सके। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है, इसे रेनोवेशन पीरियड के तौर पर देखना। ये डल को एक उद्देश्य में बदल देता है। अंत में उन लोगों के लिए क्या सलाह दी गई है जिनकी 7.5 चल रही हो या आने वाली हो? इस रेनोवेशन से गुजरने का सही तरीका क्या है? नोट्स में 3 बहुत ही व्यवहारिक सलाह दी गई हैं, जो सिर्फ ज्योतिषीय उपाय नहीं बल्कि जीवन जीने के सिद्धांत हैं। अच्छा। पहली, कर्म प्रधान बने। शॉर्टकट मत अपनाइए, कड़ी मेहनत कीजिए। शनि मेहनत और न्याय के देवता हैं। उन्हें आलस, बेईमानी और टालमटोल बिल्कुल पसंद नहीं है। अपना काम ईमानदारी से करें। दूसरा जरूर सेवा से जुड़ा होगा। हाँ, दूसरी सलाह है सेवा करें। असहाय, वृद्ध और मजदूर वर्ग के लोगों की मदद करें। ज्योतिष में इन्हें शनि से जुड़ा हुआ माना जाता है। जब आप बिना किसी स्वार्थ के सेवा करते हैं तो शनि का नकारात्मक प्रभाव कम होता है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण सलाह है विनम्रता अपनाएं। अहंकार का त्याग करें। ये मान लें कि आप सब कुछ नहीं जानते और जीवन आपको कुछ सिखाना चाहता है। अगर आप सीखने के लिए तैयार रहेंगे तो सबक आसान हो जाएगा। मेहनत, सेवा और विनम्रता, ये तो जीवन के किसी भी मुश्किल दौर से निकलने के लिए बेहतरीन सिद्धांत है, चाहे 7.5 हो या ना हो। बिल्कुल। और अंत में यह सारी चर्चा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करती है। अगर यह अवधि हमें जिंदगी की हकीकत से सामना करने के लिए मजबूर करती है तो हम अपनी आम जिंदगी में किन सच्चाइयों से भाग रहे हैं? और क्या हमें उन सच्चाइयों का सामना करने के लिए किसी ब्रह्मांडीय धक्के का इंतजार करना चाहिए?